अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैश बजट की थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद, कंसेप्चुअल डिस्कशन के बाद आज हम इसकी बाकायदा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 ये मैं आपको करवाता हूँ पेज नंबर 84 पे। पेज नंबर 84 पे प्रॉब्लम नंबर 3 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो इसको पहले पढ़ते हैं इत्मीनान के साथ और पढ़ने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में वो लिखता है ग्रीनोबल एंटरप्राइजेस हैड अ सेल ऑफ ₹50,000 इन मार्च। कहता है ग्रीनोबल एंटरप्राइजेस की मार्च के महीने में जो सेल थी वो $50,000 थी एंड 60,000 इन अप्रैल, और $60,000 अप्रैल में थी। ये मार्च और अप्रैल की सेल दे दी है। Forecasted sale for the May, June and July are 70,000, 80,000 and $1 lakh respectively। मई, जून और जुलाई की जो सेल है फोरकास्टेड मुतवक्के $70,000, $80,000 और $1,00,000 की है। बिल तरतीब से मुराद ये है कि जिस तरतीब के साथ महीनों के नाम दिए हुए हैं सेल भी उसी तरतीब के साथ है। 50 और 60 ये मार्च और अप्रैल की एक्चुअल सेल थी और मई, जून और जुलाई की फोरकास्टेड है। तो ये उन्होंने मार्च और अप्रैल की क्यों दी है? क्योंकि इनका लिंक है, रिलेशनशिप है मई, जून और जुलाई के साथ। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है, आपको अप्रैल और मार्च की सेल भी दे रखी है। फर्म हैज अ कैश बैलेंस ऑफ 5,000 ऑन May 1st। यकम मई को कैश बैलेंस $5,000 था एंड विशेस टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ $5,000। और फर्म की यही ख्वाहिश है, फर्म यही चाहती है कि उसके पास $5,000 जो है कम से कम कैश बैलेंस होना चाहिए। गिवन द फॉलोइंग डाटा, नीचे जो डाटा दिया हुआ है, prepare and interpret a cash budget for the month of May, June and July। तो आपने क्या करना है, बजट तैयार करना है और इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रिटेशन तो हम नहीं करेंगे, तशरीह तो नहीं करेंगे, अलबत्ता कैश बजट हम जरूर तैयार करेंगे मई, जून और जुलाई का। The firms makes 20% of sale for cash। कहता है कि 20% जो सेल है ना वो कैश पे है। 60% are collected in the next month, और 60% जो है वो अगले महीने में। अगले से मुराद स्टूडेंट्स आपने जनवरी से अगला ये बात में रखनी है। जनवरी से अगला दिसंबर है और दिसंबर कभी भी जनवरी से के बाद में नहीं आता, ये हमेशा पहले आता है। दिसंबर उसके बाद जनवरी आता है। तो नेक्स्ट मुराद जो कमिंग मंथ है, यानी जनवरी है ना तो उसके बाद कौन सा आना है, फरवरी। अगर फरवरी है तो उसके बाद कौन सा आना है, मार्च। अगर मार्च है तो उसके बाद कौन सा आना है, अप्रैल। तो जो बाद में आ रहा है इसको ना यहाँ पर उसने नेक्स्ट के साथ रेफर किया हुआ है। नेक्स्ट वैसे डिक्शनरी का इसका मतलब है अगला। तो आप देखें जनवरी है ना, तो जनवरी से अगला महीना कौन सा है, दिसंबर। तो आप समझदार हैं, दिसंबर चूंकि गुजर चुका है तो जनवरी की सेल की कैलकुलेशन जनवरी में नहीं हो सकती, फरवरी में हो सकती है, मार्च में हो सकती है, अप्रैल में हो सकती है, मई में हो सकती है, लेकिन दिसंबर में नहीं, क्योंकि दिसंबर गुजर चुका है। इसी तरह अगर फरवरी का महीना है ना तो फरवरी से अगला वैसे डिक्शनरी के हिसाब से बनता है जनवरी। तो अब जनवरी तो स्टूडेंट्स गुजर गया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि फरवरी की सेल हो और उसकी कैलकुलेशन जनवरी में हो रही हो, नहीं। तो नेक्स्ट मंथ से मुराद यहाँ पे बताने का मकसद ये है कमिंग मंथ लिया जाएगा, यानी दिसंबर है ना तो दिसंबर के बाद कौन सा आ रहा होता है, जनवरी। जनवरी है तो उसके बाद फरवरी, फरवरी है तो उसके बाद मार्च। तो यानी जो भी 60% सेल करेंगे उसका, जो भी सेल करेंगे उसका 60% आने वाले महीने में मिलेगा। मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में और जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में एंड सो ऑन। एंड रिमेनिंग 20%, 20% तो स्टूडेंट्स होगी ना कैश पे सेल, और 60% की आने वाले महीने में कलेक्शन होने, जिसको हमने लैग्ड 1 मंथ का नाम दिया था कल।
तो बाकी 20% बचता है, तो रिमेनिंग से मुराद 20% जो है इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल्स, तो जो 2 महीने बाद है तब कलेक्शन होगी। यानी मार्च की 60% तो कलेक्शन होगी ना अप्रैल में, तो बाकी 20% मई में। इसी तरह अप्रैल का 60% तो कलेक्ट हो गया ना मई में, तो बाकी 20% जून में। ऐसे ऐसे ये सिलसिला चलेगा। तो ये उसने क्या किया हुआ है, सेल के बारे में बता दिया है कि किस हिसाब से कलेक्शन होनी है। द फर्म्स रिसीव्स अदर इनकम ऑफ ₹2000 पर मंथ। जो अदर इनकम है वो 2000 महाना है। ये नंबर 2 पे पॉइंट है। आगे क्या लिखता है नंबर 3 पे, द फर्म्स एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परचेसेस ऑल मेड फॉर कैश एट 50,000, 70,000 एंड 80,000 फॉर द मंथ ऑफ मई थ्रू जुलाई रिस्पेक्टिवली। कहता है कि फर्म की जो भी एक्चुअल परचेजेज हैं, एक्सपेक्टेड परचेजेज हैं, सारी की सारी कैश पे हैं, जो कि मई की 50,000 है, जून की 70,000 है और जुलाई की 80,000 है। तो ये परचेजेज हैं और सारी की सारी कैश पे हैं। रेंट 3,000 पर मंथ है। वेजेस एंड सैलरीज आर 10%। नंबर 5 पे कहता है ऑफ प्रीवियस मंथ सेल। कहता है कि वेजेस और सैलरीज गुजरे हुए महीने की सेल का 10% है। प्रीवियस होता है साल का जो गुजर चुका है, यानी मार्च है ना तो उसका साल का कौन सा बनेगा, फरवरी। अप्रैल है तो उसका साल का प्रीवियस कौन सा बनेगा, मार्च। मई है तो उसके लिए प्रीवियस कौन सा बनेगा, अप्रैल। जून है उसके लिए मई। जुलाई है तो उसके लिए जून। यानी गुजरे हुए महीने की जो भी सेल है उसका 10% ले लेंगे तो वेजेस और सैलरीज आ जाएंगी। कैश डिविडेंड 3,000 कहता है किस महीने में पे किया जाएगा, जून में। नंबर 7 पे क्या लिखता है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ 4,000 इज ड्यू इन जून। पेमेंट हमने करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की, लेकिन किस महीने में, जून में। कैश परचेज ऑफ इक्विपमेंट कास्टिंग 6,000 इज शेड्यूल इन जुलाई। तो 6,000 रुपये की हमने परचेजेस करनी है इक्विपमेंट की जुलाई के महीने में। और टैक्सेस 6,000 के हमने किस महीने में पे करने हैं, टैक्सेस ऑफ $6,000 आर ड्यू इन जून। $6,000 के टैक्सेस जून में ड्यू हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बजट तैयार करना है। तो बजट तैयार करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम दर्ज करता हूँ, ग्रीनोबल कंपनी लिमिटेड। लेंगे स्टूडेंट्स, कैश बजट है, लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मई, जून और उसके बाद जुलाई। क्योंकि इन 3 महीनों का तैयार करना है तो यहाँ पे स्पेसिमेन में भी मैं दर्ज कर देता हूँ मई डॉलर्स। ठीक होगी बात। उसके बाद जून डॉलर और उसके बाद नेक्स्ट जुलाई डॉलर। ये लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये मैंने क्या किया है, स्पेसिमेन बना दिया है। तो स्पेसिमेन में सबसे पहले कैश रिसीव्स, ये स्टूडेंट्स हमारा मेन हेडिंग है। कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल दर्ज करने से पहले मैं अपनी और आपकी सहूलत के लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ। ये जो वर्किंग स्टूडेंट्स हम करेंगे ना, ये जो मैं आपको सिखाऊंगा, ये हमारे प्रॉब्लम के सलूशन को इंतहाई आसान कर देगी। अगर ना भी करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ज़रा मुश्किल से होगी, गलतियों के इम्कानात ज़्यादा होंगे। ये एक्सेल की शीट मैंने खोली हुई है, तो यहाँ पे मैं ज़रा वर्किंग कर लेता हूँ आपकी और अपनी सहूलत के लिए। तो ये देखें मैंने क्या किया हुआ है, 5 महीनों के कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं। मार्च, यहाँ पे हमने मार्च की अमाउंट्स दर्ज करनी है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये स्टूडेंट्स 3 महीने हैं जिनका हमने बजट तैयार करना है। तो इनको मैंने शेप डिफरेंट दे दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ सेल्स। लेंगे स्टूडेंट्स, सेल के सामने सेल दर्ज करेंगे, लेकिन मैं ज़रा इनका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल जो है ना वो बड़ा कर लूँ।
ताकि आपको फिगर जो है ना इंतहाई आसानी के साथ विजिबल हो। ये लें जी, सेल्स। सेल के सामने हर महीने के सेल स्टूडेंट्स उसी कॉलम में दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखें प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि हम कर रहे हैं, ये लें 50,000 की है, फिर 60 है, 70, 80 और उसके बाद लाख है। ये लें जी 50,000, ठीक होगी बात। उसके बाद 60,000, उसके बाद 70,000, उसके बाद 80,000 और उसके बाद 1 लाख। ये स्टूडेंट्स हमारी सेल हैं। अब यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ कैश सेल्स। आपको स्टूडेंट पता है कि 20% जो सेल है ना हमारी वो कैश पे है। तो 50,000 है ना, इसका 20% लें तो ये बनता है 10,000। 60,000 है ना, इसका 20% लें तो ये बनता है 12,000। 70,000 का 20% लें तो ये बनता है 14,000। 80,000 का 20% लें तो ये बनता है 16,000 और 1 लाख का 20% लें तो ये बनता है 20,000। तो मार्च ये स्टूडेंट्स वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड हैं। मई का 14, जून का 16 और जुलाई का 20,000। तो इसको उठा के यहाँ पे कैश रिसीट्स ये लेंगे स्टूडेंट्स। मैं इसको पहले शेप ही डिफरेंट असाइन कर दूँ। कैश रिसीट्स, कैश सेल्स, एक दफ़ा फिर देख लें 14, 16, 20 ये लें जी। यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ 14,000, ठीक हो गया। उसके बाद 16,000 और उसके बाद 20,000। ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, तीनों महीनों की जो कैश सेल थी ना वो 1 बाय 1 यहाँ पे दर्ज कर दी है। ये लें जी 20,000, ठीक होगी बात। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, इसको भी मैं शेप डिफरेंट असाइन कर दूँ। ये लें जी 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ स्टूडेंट्स चूँकि है ही नहीं, बात जा ही नहीं रही, तो इसलिए सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि यहाँ से लैग्ड 1 मंथ को रिमूव कर दूँ। ये लें ये जी लैग्ड 1 मंथ ये, और यहाँ पे ये भी रिसीव ख़त्म कर दें। जो होंगी वो लिख लेंगे, जो नहीं होंगी वो स्किप कर देंगे। ये लें जी। अब स्टूडेंट्स लैग्ड 1 मंथ लें जी। अब ज़रा इत्मीनान के साथ समझिएगा, तवज्जो के साथ। अब स्टूडेंट्स देखें मार्च का 20% तो कैश सेल हो गया ना, तो बाकी 60% ये हमें किस महीने में कलेक्ट होना है, अप्रैल में। इसी तरह जो अप्रैल का 20% है ना वो तो स्टूडेंट्स कैश सेल में चला गया, तो बाकी 60% वो हमें कलेक्ट होना है मई में। इसी तरह मई का 60% जून में और जून का 60% जुलाई में। तो ये स्टूडेंट्स लैग्ड 1 मंथ आ गए। मार्च का 60% स्टूडेंट्स अप्रैल में, अप्रैल का 60% मई में, मई का 60% जून में और जून का 60% जुलाई में। उसके बाद यहाँ पे ना मैं डॉट्स लगा दूँ। लैग्ड 2 मंथ लें जी, लैग्ड 2 मंथ इधर डॉट। अब देखें मार्च का 20% तो कैश सेल की शक्ल में कलेक्ट हो गया ना, बाकी 60% अप्रैल में, तो 20% वो स्टूडेंट्स मई में कलेक्ट होगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो अप्रैल है उसका 60% चला गया ना मई में, तो बाकी 20% वो स्टूडेंट्स जून में। उसके बाद मई का 60% चला गया ना जून में, तो बाकी 20% जुलाई में, एंड सो ऑन। अब ज़रा तवज्जो करें, ये मैं ना शेप डिफरेंट असाइन कर देता हूँ। ये लें ये सारी की सारी जो कलेक्शंस है ना एक कलर की, इनका ताल्लुक किसके साथ है, मार्च के साथ है।
उसके बाद ये इसको मैं डिफरेंट असाइन कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स जो बैंगन सा कलर है इसका ताल्लुक बन गया अप्रैल के साथ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस किस महीने के साथ बिलोंग करती हैं। ये स्टूडेंट्स ये लें, इसको मैंने येलो असाइन कर दीजिए ये, और उसके बाद ये। ठीक हो गया। अब इसको डिफरेंट देनी पड़ेगी, जाहिर बात है, तो इसको ये असाइन कर देते हैं, ये लें जी, और इसको भी। अब देखें ये जो पेमेंट्स है ना जो हमें मिल रही हैं इनका ताल्लुक है मार्च के साथ। ये जो बैंगन सा कलर है इनका ताल्लुक है अप्रैल के साथ, येलो मई के साथ, और ये जो ब्लू सा कलर है इनका ताल्लुक है जून के साथ। अब बजट हमें बनाना है ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मई, जून और जुलाई। अब स्टूडेंट देखें पहले मई की लैग्ड 1 मंथ और लैग्ड 2 मंथ वाले निकालते हैं। ये देखें ये 60% किस महीने की है, अप्रैल की। अप्रैल की सेल है 60,000 की, तो स्टूडेंट्स इसका 60% लें तो लैग्ड 1 मंथ के सामने आ जाएगा मई के महीने में 36,000। ठीक होगी बात। उसके बाद दोबारा वापस चलते हैं। ये 20% किस महीने का है, ये मार्च का है, तो मार्च का स्टूडेंट सेल 50,000 है, इसका 20% लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 10,000 के। लें जी, तो लैग्ड 2 मंथ के सामने यहाँ पे हमारे पास आ गया 10,000। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का मसला बना है, बात क्लियर नहीं हो सकी, तो फौरन क्लियर कर लें। उसके बाद आगे फिर चलते हैं। ये जून है, तो जून में देखें स्टूडेंट्स 16,000 की तो कैश सेल थी। ये 60% किस महीने का है, मई का। मई की सेल है 70,000 की, इसका 60% लें तो लैग्ड 1 मंथ के सामने आ जाएगा 42,000। ये लें जी। उसके बाद नेक्स्ट आगे दे चलते हैं। तो ये 20% किस महीने का है, ये अप्रैल का है। अप्रैल की सेल्स 60,000 है ना, इसका 20% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000। ये लें जी, 12,000। अब चलते हैं जुलाई में। ये स्टूडेंट 60% किस महीने का है, जून का। जून की सेल 80,000 है ना, इसका 60% लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 48,000। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये 20% किस महीने का है, ये 20% स्टूडेंट्स मई का है। मई की 70,000 है ना, इसका 20% ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,000। ये ले लें। ये मैंने कल भी शायद आपको बताया था कि असल जो हमारा इशू बनता है ना, क्या उसको कहते हैं, बजट की प्रिपरेशन का, कैश बजट की, वो अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन है और अकाउंट्स पेबल की पेमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लैग इन्वॉल्व हो जाते हैं 1 2 3। अगर आप ये पैटर्न इंतहाई आसानी के साथ ड्रा कर लें ये वाला, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला बने। ये यहाँ से उठा के कंट्रोल C, ये मैं नीचे ही बजट के कॉपी करके तो साथ ही आपको सेंड कर दूंगा इसकी सॉफ्ट कॉपी भी, ताकि आप उसको एक दफ़ा इत्मीनान के साथ समझ लें। ये बच्चे ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट्स दोबारा प्रॉब्लम में चलते हैं। ये लें जी, प्रॉब्लम में आगे क्या कह रहा है, फर्म रिसीव अदर इनकम 2000 पर मंथ है, 2000 की अदर इनकम दी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं अदर इनकम, इसके नीचे अदर इनकम। ठीक होगी बात। 2000 पर मंथ है, तो यहाँ पे भी मई में 2000। ठीक होगी बात। जून में भी 2000, और उसके बाद स्टूडेंट्स जुलाई में भी 2000। ये लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा काम जो है ना रिसीट्स का, ये तो हो गया मुकम्मल। आगे अब इनको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले कॉलम का 50, 60 और 2 62, ये हमारे पास आ रहा है 62,000 पहले महीने का। ठीक होगी बात।
उसके बाद दूसरे महीने का देखते हैं किसके बराबर आता है। 16,000 जमा 42,000 जमा 12,000 जमा 2,000। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 72,000। उसके बाद तीसरे महीने का भी निकाल लेते हैं। तो तीसरे महीने का टोटल देखते हैं क्या बनता है। 20,000 जमा 48,000 जमा 14,000 जमा 2,000। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 84,000। इसके नीचे लाइन बॉक्स बन गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मई की कलेक्शन 62,000 की हैं, जून की 72,000 की हैं और जुलाई की 84,000 की हैं, लेस कैश डिसबर्समेंट्स। और इसका हमने नाम रखा हुआ ऊपर लें जी टोटल रिसीट्स, कैश डिसबर्समेंट्स, कैश परचेजेस। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में ना हमारे पास हैं सारी की सारी कैश परचेजेस। तो देखते हैं कितने कितने की हैं। ये पॉइंट नंबर 3 50, 70 और 80,000 की हैं। ये लें जी। तो यहाँ पे मई के महीने में 50,000, जून के महीने में 70,000 और उसके बाद स्टूडेंट्स जुलाई के महीने में 80,000। तो ये हमारे पास कैश परचेसेस आ गए। अब जो हमारे पास है ना पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेबल लैग्ड 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, इसका स्टूडेंट सिलसिला है ही नहीं। तो इस वजह से इनको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि जो जो कलेक्शंस और पेमेंट्स आती जाए ना जस्ट वही दर्ज हो, इसके अलावा और कोई दर्ज ना हो। ये नहीं लें जी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। जो कहता है कि रेंट है ना वो 3,000 पर मंथ है। इसके नीचे आप दर्ज करते हैं रेंट एक्सपेंसेस। खाली रेंट भी लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। 50,000 है स्टूडेंट्स ये। इसके नीचे रेंट 3,000 पर मंथ। मई में भी 3,000 ठीक हो गया, जून में भी 3,000 और उसके बाद जुलाई में भी 3,000। अब उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो लिखता है जी वेजेस एंड सैलरीज आर 10% ऑफ प्रीवियस मंथ सेल। तो 10% है पिछले महीने की सेल का। ये यहाँ पे शीट निकालते हैं। तो सेल देखें स्टूडेंट्स, मई है ना, मई का प्रीवियस मंथ है अप्रैल 6,000, 10% लेनी है ना। जून का प्रीवियस मंथ है मई, तो इसका 10% लें 7,000 और जुलाई का प्रीवियस मंथ है जून, तो ये 8,000 आ जाएंगी। मई की 6, 7 और 8। तो यहाँ पे अब दर्ज करते हैं वेजेस एंड सैलरीज। लें जी वेजेस एंड सैलरीज के सामने 6,000 मई में ठीक होगी बात, 7,000 जून में और 8,000 जुलाई में। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे वो कह रहा है कैश डिविडेंड 3,000 हमने पे करना है जून में। तो जून के महीने में स्टूडेंट्स 3,000 डिविडेंड है, तो जून में 3,000, बाकी दोनों को ब्लैंक छोड़ देंगे। डिविडेंड पेमेंट ये देंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है डिविडेंड पेमेंट आ गई है। लें जी डिविडेंड पेमेंट। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखता है। डिविडेंड पेमेंट के बाद कहता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट है जून में 4,000 की। तो यहाँ पे जून में 4,000 और इसको नाम देंगे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 4,000। उसके बाद आगे कैश परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट कास्टिंग 6,000 इज शेड्यूल इन जुलाई। जुलाई में स्टूडेंट 6,000 की हमने इक्विपमेंट्स खरीदनी है। तो यहाँ पे ये है जुलाई, ये लें जी। तो यहाँ पे 6,000 और इसको नाम देंगे इक्विपमेंट।
परचेस्ड, लें जी इक्विपमेंट परचेज, बाकी दोनों को ब्लैंक छोड़ देंगे, उधर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पे उसने क्या कहा हुआ है कि टैक्सेस 6000 के ड्यू हैं जून में, तो जून में स्टूडेंट 6000 के हमने टैक्सेस भी पे करने हैं, ये है जून। तो यहाँ पे 6000 और इसको मैं नाम दे देता हूँ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस बल्कि लिख लें, ठीक होगी बात है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस लेंज 6000। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो सिलसिला था ना, क्या उसको कहते हैं, मुकम्मल हो गया पेमेंट्स का। अब टोटल कर लेते हैं पेमेंट्स को, और टोटल करने के बाद देखते हैं जी क्या बनता है। लें जी, तो इसको पहले टोटल करते हैं मई को। कैश डिस्बर्समेंट्स है ना टोटल 5, 50 और 3, 53 और 6, 59, इसको टोटल करके दर्ज कर देते हैं 59,000, ठीक होगी बात। अब जून का करते हैं 70 और 3, 73 और 7, 80, 83, 83 और 4, 87 और 6, 93, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 93,000, ठीक होगी बात। उसके बाद इसको टोटल करते हैं 80 और 3, 83 और 8, 91 और 6, 97, तो ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट 97,000। लें जी, ये जो हमारे टोटल थे ना निकल आए। टोटल भी आगे पीछे हो जाना तो इश्यू नहीं बना लेना, आपने खुद सही कर लेना है, बस मेथड समझ लेना है। नेट कैश फ्लोस, नेट कैश फ्लो स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इन फ्लोज है ना उसमें से आउट फ्लोज को माइनस कर देंगे। ये यहाँ पे देखें 62,000 है ना मई का, और आउट फ्लो है डिस्बर्समेंट है 59 की, फ़र्क लें तो ये हमारे पास आएगा 3000 जमा में, तो इसका मतलब क्या है कि इनफ्लोज है, ठीक होगी बात। उसके बाद 72 में से स्टूडेंट्स 93 माइनस कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा माइनस में और 21,000 आएगा, ये में इसका मतलब क्या है, आउटफ्लोज है। इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज़्यादा है, तो जाहिर बात है आंसर माइनस में आएगा, तो ये नेट आउटफ्लोज हो जाएंगे। 84 में से स्टूडेंट 97,000 माइनस कर दें, तो ये भी आंसर आउटफ्लोज में आएगा, इसको हम दर्ज कर देंगे विद इन ब्रैकेट। 84 में से माइनस करें तो स्टूडेंट बाकी बचता है 13,000, ये हमारे पास आ गया विद इन ब्रैकेट। ये भी नेट आउटफ्लोज है, पहले का नेट इनफ्लो है 3000, दूसरे का आउटफ्लो है 21,000 और तीसरे का भी आउटफ्लो है 13,000। ये हमारा नेट कैश फ्लो आ गया। कुछ मैंने कल बताया था इनफ्लोज की शक्ल में आएंगे, कुछ आउटफ्लोज की शक्ल में आएंगे। अब आगे क्वेश्चन के शुरू में चलते हैं। उसने क्या बताया हुआ है कि फर्म के पास जो मई फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस है ना 5,000 है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, शेप भी डिफरेंट है। तो 5,000 और फर्म की विश क्या थी कि हमने मिनिमम बैलेंस भी 5,000 मेंटेन करना है। तो ये कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक मैं करवा रहा हूँ, बाकी जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो तब सीख लेंगे। तो हमने कम से कम भी 5,000 मेंटेन करना है, हर सूरत मेंटेन करना है। तो अब ज़रा देखें, मई फर्स्ट को 5,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ 5,000, ठीक हो गया। ये इसके नीचे से मैं ज़रा लाइनें पहले ख़त्म कर लूँ, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि इनको आगे हमने चलाना है, अभी ख़त्म नहीं हो रही, इस वजह से लाइनें यहाँ पे मुनासिब नहीं है, ठीक होगी बात। लो जी, 5,000 हमारे पास शुरू में पड़ा था ना, तो एंडिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 8,000। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 8,000 बैलेंस आ गया। लें जी, इसके नीचे से भी, इनके नीचे से भी ना मैं ज़रा लाइनें ख़त्म कर लूँ। लाइन तो हमें तब लगानी थी ना जब आगे हमें ज़रूरत नहीं थी पेश आने, आगे भी है ज़रूरत। तो यहाँ पे ना मैं 2 रोज इंसर्ट कर लूँ, ये ले। अब उसने क्या कहा है कि मिनिमम जो हमने बैलेंस मेंटेन करना है ना वो 5,000 है। एक लाइन छोड़ के तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स दर्ज करता हूँ मिनिमम बैलेंस, या मिनिमम कैश बैलेंस भी आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5,000, यहाँ पे
5,000 यहाँ पे, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि 5,000 हमने बैलेंस मेंटेन करना है। तीनों में मैंने 5 दर्ज कर दिया और इसके नीचे लाइनें डाल देते हैं। अब देखें मेंटेन 5,000 करना है, यहाँ पे स्टूडेंट ज़रा समझ लें, जबकि हमारे पास बच कितना रहा था 8। 5,000 रखने के बाद 3,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। इस एक्स्ट्रा को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस 3,000 एक्स्ट्रा को जो हमने इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सरप्लस का, और इसको विद इन ब्रैकेट दर्ज कर देते हैं। विद इन ब्रैकेट क्यों दर्ज किया है, क्योंकि जब हमने इन्वेस्ट करना है तो पैसे बिजनेस में से जाएंगे, दैट विल बी एन आउटफ्लो। तो आउटफ्लो को यहाँ पे मैं ब्रैकेट में रिपोर्ट करूँगा ताकि पता चले बिजनेस में से कैश जा रहा है। यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर कोई बात समझ में नहीं आ सकी तो फ़ौरन समझ लें, क्लियर कर लें। तो 3,000 ये सरप्लस था, ये हमने इन्वेस्ट कर दिया, चला गया बिजनेस में से। अब यहाँ पे आ जाए, इधर देखें, ये 8,000 है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं रेड कलर असाइन कर रहा हूँ। ये इस महीने का एंडिंग बैलेंस था, लेकिन जून में ये क्या बनेगा, 8,000 ओपनिंग, ये लें 8 ओपनिंग में चला गया। अब ये ऊपर माइनस है ना, ये नीचे जमा है, इन दोनों का नेट डिफरेंस निकालेंगे तो ये स्टूडेंट्स माइनस में आएगा 13,000। इसको मैं विद इन ब्रैकेट दर्ज कर देता हूँ। डेफिसिट में आ रहा है ना 13,000। अब स्टूडेंट देखें, ये 13,000 डेफिसिट पूरा करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए हैं, 13,000। भाई बात सीधी सीधी है, 13,000 है डेफिसिट। इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें 13,000 कैश चाहिए। ये कैश बारो करेंगे, कल भी मैंने बताया था बारोइंग्स होंगी 13,000 की। तो 13,000 हम बारो करेंगे। ये जो डेफिसिट आ रहा है ना 13,000 का जून के महीने में, इसको सेट ऑफ करने के लिए अब 5 हमने मेंटेन भी करना है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मेंटेन करने के लिए 5 और बारो करना पड़ेगा। तो टोटल हमारी बारोइंग्स कितनी की होंगी, 18,000 की। 18,000 की कैसे, 13,000 स्टूडेंट जो नुकसान हो रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है, उसको एडजस्ट करने के लिए, और 5,000 मिनिमम मेंटेन करने के लिए। तो सरप्लस के साथ स्लैश डाल के बारोइंग्स और विदाउट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्यों विदाउट ब्रैकेट लिख रहा हूँ, क्योंकि पैसे बिजनेस में आने हैं। बारोइंग्स 18,000। अब स्टूडेंट चलते हैं तीसरे महीने में जो कि जुलाई का है। ये देखें, ये 13,000 आ रहा है ना, दूसरे महीने का एंडिंग बैलेंस। ये तीसरे महीने का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो यहाँ पे मैं विद इन ब्रैकेट दर्ज कर देता हूँ 13,000। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जमा होंगे, लेकिन रहेंगे माइनस ही 26,000। यहाँ पे 26,000 स्टूडेंट डेफिसिट आ रहा है। तो इस डेफिसिट को सेट ऑफ करने के लिए हमें कितनी बारोइंग्स करनी पड़ेंगी, जाहिर बात है 26,000 की। 26,000 की ये बारोइंग हो गई, 5 हमने मेंटेन करना है, तो 5 जमा करें, ये बनता है 31,000। तो हमें फिर टोटल कितनी बारोइंग्स करनी पड़ेंगी, 31,000 की। इसके नीचे स्टूडेंट्स में डाल देता हूँ लाइन, इसके नीचे भी लाइन, और इसके नीचे भी लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले महीने तो हमारा 3,000 सरप्लस आया था, वो हमने इन्वेस्ट कर दिया। बाकी दोनों महीनों में चूंकि डेफिशिएंसी आ रही थी, उस डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए भी कर्ज लिया है, और जो मेंटेन करना था ना मिनिमम बैलेंस, उसको भी पूरा करने के लिए हमने बारोइंग्स की हैं। तो पहले महीने के बाद दूसरे महीने 18,000 की बारोइंग्स हो रही हैं, और तीसरे महीने में 31,000 की। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अगर किसी स्टूडेंट का मसला है, बात क्लियर नहीं हो सकी, तो फ़ौरन क्लियर कर लें। आपने अब क्या करना है, इसी प्रॉब्लम को दोबारा करना है। अगर कोई मसला हुआ तो वो फिर मुझे बता देना है, पूछ लेना है। तो नेक्स्ट कल मैं एक एक्सरसाइज करवाऊँगा, फिर आपको एक साथ करने के लिए दूँगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।